गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का लेक्चर प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के प्रमुख शासकों पर केंद्रित होगा। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे समाप्त करके गुप्त शासकों ने अधिकांश भारत को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया था। आज हम गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। इन शासकों के बारे में हमारी जानकारी के मुख्य स्रोत गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई मुद्राएं, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख आदि होंगे। सबसे पहले हम गुप्त शासकों के मूल निवास स्थान की बात करें। इतिहासकारों में इस बात को लेकर के काफ़ी मतभेद है कि गुप्तों का मूल निवास स्थान क्या था। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर प्रयाग साकेत क्षेत्र को गुप्त शासकों का मूल स्थान माना गया है। गुप्तों की जाति की यदि हम बात करें तो गुप्त शासकों ने अपने अभिलेखों में चूंकि कहीं पर भी अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए उनकी जाति का निर्धारण करना काफ़ी मुश्किल कार्य रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपट में खुद को धारण गोत्र का बताया है। वाकाटकों का गोत्र विष्णुव्रत था, इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि धारण गोत्र गुप्तों का रहा होगा। गुप्त शासकों ने तत्कालीन ब्राह्मण कुलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। कदम्ब शासक काकुस्थवर्मन की कन्या का विवाह गुप्त कुल में हुआ था और गुप्त कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इतिहासकार बहुत निश्चित साक्ष्यों के अभाव में इस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं कि गुप्त शासक धारण गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब हम गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने 275 से 300 ईस्वी तक शासन किया था। अभिलेखों में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। श्रीगुप्त एक सीमित क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था। यह क्षेत्र प्रयाग साकेत का क्षेत्र था और इतिहासकारों ने संभावना व्यक्त की है कि गुप्त शासकों की आरंभिक राजधानी अयोध्या थी। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पुत्र घटोत्कच का नाम मिलता है, जिसका शासन 300 से 320 ईस्वी रहा। उसकी पदवी भी महाराज मिलती है और इतिहासकारों के अनुसार उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मिलता है, जिसने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध अथवा बंगाल के कुछ भागों तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत प्राचीन वत्स जनपद, कौशल प्रदेश और बिहार का पश्चिमोत्तर और दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसका वैवाहिक संबंध था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसकी पुष्टि उसकी स्वर्ण मुद्राओं और प्रयाग प्रशस्ति से होती है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं के मुख भाग पर राजा और रानी की मूर्तियां अंकित हैं और चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम लिखे हुए हैं और पृष्ठभाग पर
सिंह के ऊपर बैठी देवी के नीचे लिच्छवय है लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। इस विवाह का गुप्त शासकों के लिए काफी महत्व था। इससे गुप्तों को राजनीतिक लाभ भी हुआ और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई होगी, क्योंकि लिच्छवी एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय 320 ईस्वी से गुप्त संवत का भी आरंभ हुआ और इसके प्रवर्तन का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना था और उसने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक के रूप में गिना जाता है। उसे भारतीय इतिहास का महान सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ और अजेय योद्धा माना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिस पर अशोक के 6 स्तंभ लेख पहले से ही उत्कीर्ण थे। बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी के किले में खड़ा कर दिया गया, इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख संस्कृत भाषा की चंपू शैली में लिखा हुआ है और इसमें समुद्रगुप्त की जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी हमें मिलती है और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय की समाप्ति और अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के पहले इसे लिखा गया, क्योंकि इससे हमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। उसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें उसकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। हरिशेन ने 100 युद्धों में समुद्रगुप्त के रणकौशल का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं अच्युत और नागसेन को पराजित किया और उसके पश्चात कोटकुलज नामक राजा को हराकर पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। पाटलिपुत्र की विजय गुप्तों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति से विस्तृत जानकारी मिलती है। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, जिनके नाम हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, नंदिन, अच्युत और बलवर्मा। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक जीतकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस नीति का प्रशस्ति में प्रसभोधरण नाम मिलता है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्यों को जीतकर उन्हें अपना सेवक बना लिया। प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय के लिए परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्य उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। इनके नाम मिलते हैं कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त, एरंटपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर,
कुस्तलपुर का धनंजय। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अनेक राजाओं को पराजित किया था। दक्षिण के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने जिस नीति का अनुसरण किया वह आर्यावर्त के शासकों के साथ अपनाई गई नीति से भिन्न थी। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति के लिए राजग्रहण मोक्षानुग्रह शब्द का प्रयोग किया है। इस नीति के 3 अंग हैं: ग्रहण अर्थात विजय, मोक्ष अर्थात जीत कर भी मुक्त करना, और अनुग्रह अर्थात मुक्ति के पश्चात सम्मानित करना। अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित करके इनके राज्यों को छीना नहीं बल्कि उन्हीं को लौटा दिया। कालिदास ने रघुवंश में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले को धर्म विजयी की संज्ञा दी है। इस प्रकार की नीति का अनुसरण करके समुद्रगुप्त ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। इतने दूर के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखना अत्यंत कठिन था, अतः उसने अपनी उदारता से उन्हें कृतज्ञ किया और इस प्रकार से अपना पराक्रम बनाए रखा। आर्यावर्त और दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की उससे सीमावर्ती क्षेत्रों के राज्य भयभीत हो गए और उन्होंने बिना युद्ध के उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को सर्वकर, दान, आज्ञाकरण और प्रणाम आगमन से संतुष्ट किया। इनमें 5 राज्य और 9 गणराज्य थे। 5 राज्यों में समतट अर्थात गंगा का डेल्टा का क्षेत्र, दवाक यानी ढाका के आसपास की भूमि, कामरूप या आसाम का क्षेत्र, नेपाल और कृत्रपुर अर्थात कुमायूं, गढ़वाल और रुहेलखंड का क्षेत्र था। गणराज्यों में मालव जो कि अजमेर, टोंक और मेवाड़ का क्षेत्र रहा, अर्जुनायन जिनका अलवर और पूर्वी जयपुर का क्षेत्र रहा, योधेय हरियाणा और उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में रहते थे, मद्र जिनका रावी और चेनाब के बीच का क्षेत्र था, आभीर सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पार्वती और बेतवा नदियों के बीच के क्षेत्र में थे, प्रार्जुन जिनको मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के आसपास के क्षेत्र में पहचाना गया है, सनकानिक मध्य प्रदेश में विदिशा या भिलसा के पास थे, काक अर्थात आधुनिक सांची, खरपरिक अर्थात मध्य प्रदेश में दमोह के पास के क्षेत्र में थे। समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश का प्रभाव था कि विदेशी राज्यों ने भी उससे अधीनस्थ भाव से मैत्री संधि की। इन विदेशी राज्यों में जो नाम मिलते हैं उनमें देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, यह उत्तरवर्ती कुषाणों की शाखा थी जिन्हें किदार कुषाणों के नाम से जाना जाता था। यह शाखा पेशावर से शासन कर रही थी। शक मुरुंड जो कि पश्चिम भारत के शक क्षत्रप थे, सिंहल द्वीप निवासी जिन्हें चीनी स्रोतों में भी पहचान की गई है। चीनी स्रोतों के अनुसार लंका के शासक मेघवर्ण ने बहुमूल्य उपहारों के साथ समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। सार्वद्वीपवासी अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू उपनिवेश जावा के एक ग्रंथ के अनुसार वहाँ के शासक
ऐश्वर्यपाल ने स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज माना था। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार किया और 4 शर्तें मानी थी। आत्मनिवेदन अर्थात गुप्त सम्राट के सामने स्वयं प्रस्तुत होना, कन्योपायन मैत्री को दृढ़ बनाने के लिए अपनी राजकुमारियों को गुप्त वंश में विवाह हेतु प्रस्तुत करना, दान अर्थात उपहार भेजना, और गरुत्मदडक अर्थात गुप्तों के गरुड़ चिन्ह से अंकित आज्ञा पत्रों का स्वीकरण। इन शर्तों से यह भी स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन मित्र थे। इस प्रकार पर्याप्त प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और यह भी स्पष्ट होता है कि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें आर्यावर्त और मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे और दक्षिणापथ और पूर्व और पश्चिम के सीमांत प्रदेश उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कराकर उन्हें मुक्त कर दिया था और उसके शौर्य से आतंकित होकर कुषाणों, शकों, श्रीलंका और अन्य द्वीप के निवासियों ने उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था।